हम पढ़ रहे हैं आज भारत की ज्योग्राफी, जो 11th क्लास का पहला चैप्टर और 9th क्लास का भी पहला चैप्टर है भारत की ज्योग्राफी, जिसमें हम पहले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है भारत की स्थिति और विस्तार। इस लेसन का नाम जो हमारे कंपटीशन में भी आता है, भारत की स्थिति व विस्तार। भारत का विस्तार कितना है, कहां से कहां तक है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई, और इसकी स्थिति कैसी है अक्षांश और देशांतरी, इसके बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर, लेसन के अंदर, जो आज की अपनी क्लास रहने वाली है इसी बेस पर रहने वाली है। तो भारत की स्थिति के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा भारत के बारे में जान लेते हैं कि भारत का नामकरण कैसे हुआ, है ना। तो भारत का जो नामकरण है उसके बारे में देख लेते हैं। वैसे तो भारत के बहुत से नाम हैं, लेकिन कुछ खास नाम जो अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उनको देख लेते हैं, है ना। तो भारत का नामकरण, जैसे पहला नाम हम कुछ भारत ही देख लेते हैं, और दूसरा हम देख लेते हैं आर्यभट्ट, और अगला नाम हम देख लेते हैं जम्बूद्वीप। क्या नाम देख लेते हैं? जम्बूद्वीप। और अगला नाम हम देख लेते हैं इंडिया, और अगला नाम हम देख लेते हैं हिंदुस्तान। इतने नाम हम जान लेते हैं जो अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो भारत एक जनपद था, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा भारत। भारत क्या नाम था? भरत जनपद। या हम ऐसे कह सकते हैं कि राजा दुष्यंत के पुत्र थे भरत। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हमें देखने मिलते, राजा दुष्यंत के पुत्र राजा भरत, उनके नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारत, ये हमें जानकारी मिलती है। दूसरी आर्यभट्ट, शपथ सेंधव प्रदेश, शपथ सेंधव प्रदेश, यानी सिंधु और सरस्वती नदी का जो उपवा क्षेत्र था ना, सिंधु है सरस्वती का उपवा क्षेत्र, उसको बोलते थे शपथ सेंधव प्रदेश। शपथ सेंधव प्रदेश में आर्यों के निवास के कारण यानी यहाँ पर आर्य लोग रहते थे, उस वजह से इसका नाम पड़ा आर्यभट्ट। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या सज्जन, श्रेष्ठ या सज्जन। आर्यों का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या सज्जन। यहाँ पर आर्य सिंधु और सरस्वती नदी के अगल बगल आसपास में कौन से लोग रहते थे? आर्य लोग, जो भूमध्य सागर क्षेत्र से आए थे। जम्बूद्वीप, हमारे जो बौद्ध ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं, उन बौद्ध ग्रंथों के अंदर इस देश का नाम मिलता है हमें जम्बूद्वीप। ये भी एग्जाम में पूछा गया कि जम्बूद्वीप कौन से ग्रंथों को मिलता है? बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ऐसे तो अपने बताना है जम्बूद्वीप बौद्ध ग्रंथों के अंदर हमें देखने को मिलता है। इंडिया, यूनानी और रोमनवासी, इन लोगों ने इसको इंडिया का, जो यूनानी थे ना वो सिंधु नदी को इंडस कहते थे। क्या कहते थे? सिंधु नदी को इंडस, सिंधु नदी को इंडस कहते थे, इसलिए इसको इंडिया कहा गया। रोमनवासी सिंधु नदी को इंडोस कहते थे। क्या कहते थे? इंडोस। और इस इंडोस के पूर्व क्षेत्र में, इंडोस के पूर्वी क्षेत्र को इंडिया का, पूर्वी क्षेत्र को क्या का? इंडिया या भारत का। पूर्वी क्षेत्र को इंडिया यानी भारत का, रोमनवासी और यूनानी ने इंडिया का। हिंदुस्तान, ईरानी यानी ईरान देश के जो फारसी बोलने वाले लोग थे, ईरानी या फारसियों ने इसको सैको है कहते थे। क्या कहते थे? सैको है कहते थे, इसलिए सिंधु को उन्होंने हिंदू का, इसलिए इसका नाम पड़ गया हिंदुस्तान। ये भारत के नामकरण के बारे में बेसिक जानकारी ले ली हमने कि भारत नाम क्यों पड़ा? भरत जनपद के कारण, ठीक है। तो भरत के पुत्र के नाम पर, राजा दुष्यंत का पुत्र था भरत, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत, लेकिन ये भी कहना श्रेष्ठ नहीं कि केवल भरत के नाम पे। बाद में भरत यहाँ पे कबीला हुआ करता था, जनपद बहुत बड़ा था, उसके नाम पे देखते हैं तो इसका नाम मिल जाता है अपने को भरत। फिर आर्यभट्ट नाम पड़ा, ये हमें कैसे पता चला कि शपथ सेंधव प्रदेश यानी सिंधु और सरस्वती नदी का जो उपवा क्षेत्र था, उसके आधार पर कहा गया कि यहाँ पर आर्य लोग निवास करते थे, इस वजह से इस क्षेत्र को कह दिया आर्यभट्ट। और आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या सज्जन। फिर जम्बूद्वीप अपने को बहुत ग्रंथों में देखने को मिल जाता है कि इस क्षेत्र का या इस देश का जो नाम पहले क्या था? जम्बूद्वीप। और इंडिया, यूनानी और रोमन
वासियों ने इस क्षेत्र को कहा है इंडिया है, या यूनानियों ने क्या कहा है इंडिया, और हिंदुस्तान का है ईरानी या फारसी लोगों ने, जो फारसी भाषा बोलने वाले लोग थे ईरान के, उन्होंने कहा है इस क्षेत्र को हिंदुस्तान। ये अपने को नाम देखने को मिल जाते हैं भारत के, तो ये भी अपने को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो ये अपना भारत देश था, इसको पहले हमें इसके नामकरण के बारे में जानना जरूरी था। अब हम देख लेते हैं कि इस भारत की स्थिति क्या है और इसका विस्तार क्या है, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो भारत की अवस्थिति, भारत की अवस्थिति देख लेते हैं कैसी है, क्या है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अक्षांशीय अवस्थिति। कैसी अवस्थिति? अक्षांशीय। यानी लैटिट्यूड, आप जानते होंगे ये ग्लोब है, ग्लोब के अंदर ये जो रेखाएं खींची जाती है इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड। कौन सी रेखाएं? लैटिट्यूड। यानी जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो आड़ी रेखाएं खींची जाती है, काल्पनिक रेखाएं ग्लोब पर, ऐसी कोई रेखाएं है नहीं, लेकिन ये काल्पनिक रेखाएं, इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। कैसी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं। और ये जो रेखाएं हैं इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं, जो लंबी खड़ी लंबवत, इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। उत्तर से दक्षिण ग्लोब पर जो काल्पनिक रेखा है वो होती है देशांतर, लॉन्गिट्यूड रेखाएं है। इनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, कितने अक्षांश रेखाएं हैं, कितने अक्षांश है, कितने देशांतर है। अभी हम ये थोड़ा सा इसके लिए हमने बताया जानने के लिए। तो देख लेते हैं अक्षांशीय स्थिति क्या है भारत की। तो ये जो ग्लोब है इसके अंदर ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री विषुवत रेखा बोलते हैं। अपना भारत है जो यहाँ पर है, यहाँ पर ये भारत अपना। तो अक्षांशीय स्थिति से देखेंगे भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है। ये भारत, तो भारत की अक्षांशीय स्थिति यहाँ से 6 डिग्री 4-3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, नॉर्थ लैटिट्यूड है ना, उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो भारत की स्थिति उत्तरी अक्षांश देखे तो मुख्य भूमि से तो यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, लेकिन दक्षिणतम अक्षांश ये है तो 6 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। भारत का दक्षिणतम अक्षांश से विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट 3 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, और मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। भारत अक्षांश की दृष्टि से पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में, अक्षांश की दृष्टि से पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध नहीं उत्तरी गोलार्ध में, सॉरी, अक्षांश की दृष्टि से कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश की दृष्टि से। अब हम देख लेते हैं ये 6 डिग्री 3 मिनट है, तो यहाँ पर कुछ द्वीप अगले पेज में देख लेते हैं। कहाँ पर ये 6 डिग्री 4 मिनट 3 मिनट, कहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ये देख लेते हैं। तो हम इसके लिए भारत का मैप बना लेते हैं पहले। एक रेखा यहाँ खींच लेते हैं, एक यहाँ पे खींच लेते हैं, ठीक है। ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसको बोलते हैं कन्याकुमारी, मुख्य भूमि का स्थल है ये कन्याकुमारी, और इसी का नाम मिल जाता है केप कैमोरिन। क्या? केप कैमोरिन। और इसी का नाम अपने को मिल जाता है कुमारी अंतरिम। क्या? कुमारी अंतरिम, इसी के नाम है सारे इसके कन्याकुमारी। यहाँ पर अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है उसके कुछ द्वीप है, ये है अंडमान और ये है निकोबार, दोनों को मिला के द्वीप समूह माना गया। ये है उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, ये है मध्य अंडमान और ये है दक्षिणी अंडमान, और ये लिटिल या लघु अंडमान।
और ये है कार निकोबार, और ये है लिटिल निकोबार, और ये है ग्रेट निकोबार। आप देखो ग्रेट निकोबार के अंदर यहाँ पर सबसे भारत का दक्षिणतम बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट, या इसी को बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, और इसी को बोलते हैं लाही चिंग पॉइंट, लाही चिंग पॉइंट। ये इसी एक के नाम है। इसी को बोलते हैं क्वार्ट्जियन पॉइंट। क्या बोलते हैं? क्वार्ट्जियन पॉइंट। ये सारे इसी के नाम है, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, क्वार्ट्जियन पॉइंट, लाही चिंग पॉइंट। ये सारे पॉइंट इधर ही देखने को मिलते हैं। ये है 6 डिग्री 4 मिनट 3 उत्तरी अक्षांश। अब एक साथ में इधर और देख लेते हैं कि अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला जो चैनल है वो है 10 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल? 10 डिग्री चैनल। और इस दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को बांटने वाला है उसका नाम है दक्कन पास। क्या नाम है? दक्कन पास। और उत्तरी अंडमान में यहाँ पर जो चोटी पाई जाती है इन अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है सैंडल क्रीक। क्या नाम है? सैंडल क्रीक। ठीक है। और इस दक्षिणी अंडमान में ही इस अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी है जो पोर्ट ब्लेयर, जिसका वर्तमान में नाम है श्री विजयपुरम। क्या नाम है? श्री विजयपुरम। और यहीं पर बैरन द्वीप और नारकोटम द्वीप जो भारत के सक्रिय ज्वालामुखी और सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है वो भी यही अपने को देखने को मिल जाता है। ये आराकान योमा पर्वत श्रेणी के ही द्वीप जाने जाते हैं। यहाँ पर है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ पर है कन्याकुमारी। क्या नाम है? सॉरी, इंदिरा कौल। क्या नाम है? इंदिरा कौल। और वो था इंदिरा पॉइंट। कौल बोला जाता है इस क्षेत्र में दरे को, पर्वतीय क्षेत्रों में कौल किसको बोलते हैं? दरे को, इंदिरा कौल। तो 8 मुख्य भूमि से पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और दक्षिणतम अक्षांश से पूछे मैं तो 6 डिग्री 4 मिनट 43 डिग्री से। इधर पड़ता है अरब सागर और इस साइड है बंगाल की खाड़ी और इधर है हिंद महासागर। इस तरीके से भारत का अक्षांश विस्तार अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अक्षांश विस्तार के बाद हम जानते हैं कर्क रेखा और उसके बाद है कि देशांतरीय विस्तार। तो हम पहले कर्क रेखा के बारे में देख लेते हैं। कर्क रेखा कहां से कहां तक कैसे गुजरती है। ये भारत का मैप, ठीक। यहाँ से बीचों बीच भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा। जो अपने राजस्थान में भी 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इस कर्क रेखा को माई रेखा 2 बार काट के या इसका 2 बार इसको पार करके कर्क रेखा, जिसको हम बोल सकते हैं दूसरा नाम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसके उत्तर वाली जलवायु है उसको बोलते हैं उपोष्ण जलवायु। कैसे जलवायु? उपोष्ण या शीतोष्ण जलवायु। और इसके दक्षिण में जो जलवायु है वो है उष्ण जलवायु। अक्षांश किसको निर्धारण करती है? अक्षांश को कहा होता है? एक तो जलवायु और वनस्पति। किसी भी क्षेत्र या जगह या स्थान की क्या निर्धारण करती है अक्षांश? जलवायु या वनस्पति। इससे पता चल जाता है कि यहाँ की जलवायु कैसी। ये कर्क रेखा अपने भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से गुजरती है। ये भारत के मध्य से 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा है। 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। इसके ऊपर वाली जलवायु उपोष्ण शीतोष्ण, इधर वाली है उष्ण जलवायु। इधर से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है 82.5 डिग्री, जो अब आगे देखेंगे हम देशांतर पढ़ेंगे तब उसमें बताऊंगा। ये था अपना अक्षांशीय विस्तार, है ना। अब देखते हैं देशांतरीय स्थिति। कैसी स्थिति? देशांतरीय स्थिति। देशांतरीय स्थिति यहाँ से एक देशांतरीय रेखा गुजरती है जो है 68 डिग्री 7 में पूर्वी देशांतर, है ना, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और यहाँ पर जो रेखा गुजरती है वह 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। यहाँ पर एक स्थान पड़ता है गौर माता। कौन सा जगह है? गौर माता, गुजरात के अंदर।
और यहाँ पे एक जगह पड़ती है कीबुतु, जो अरुणाचल प्रदेश में, ये सबसे पूर्वी बिंदु है और ये सबसे पश्चिम बिंदु है देशांतर रेखाओं। और यहाँ से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है 82 डिग्री मानक समय रेखा भारत की, है ना, जो यूपी के मिर्जापुर, नैनी, प्रयागराज से गुजरती है और ये 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और यहाँ से जो कर्क रेखा जाते थे ना, ये छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को दोनों को प्रतिच्छेदन करके यानी आपस में काटती है कर्क रेखा, और ये IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा। यहाँ से आपको पता होगा, आपने अगर कभी विश्व का मैप देखा है तो इंग्लैंड के लंदन से ग्रीनविच शहर से एक रेखा खींची गई है 0 डिग्री, जिसको बोलते हैं GMT, है ना। इससे ये 5.5 घंटा की, कितनी? 5.5 घंटा, यानी एक देशांतर को पार करने में, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना? 4 मिनट का। तो 0 से लेकर ये 82.5 है, तो 82.5 को अगर हम 4 से इंटू करेंगे तो 330 मिनट आएंगे। इनको घंटों में परिवर्तन करेंगे तो 5.5 घंटे, यानी 5.5 घंटे आगे है GMT से IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारत में घड़ियों का समय इस IST से, भारतीय मानक समय रेखा से निर्धारित किया गया। हालांकि सूर्योदय के समय में अरुणाचल से गुजरात में 2 घंटे का समय का अंतर है, ठीक है। और ये अक्षांशीय स्थिति में लगभग 68 डिग्री 7 से 25 में 29 डिग्री 2 मिनट का अंतर, लगभग 30 देशांतरों का अंतर है। इतना अक्षांश में अंतर था। ये है देशांतरीय अवस्थिति अपने, और देशांतर का कार्य होता है समय निर्धारण का, जैसे अक्षांश होता है ना, जलवायु और वनस्पति निर्धारण का। अब भारत की स्थिति देख लेते हैं, कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई है ना। ठीक, यहाँ लद्दाख से लेकर ये इंद्राकोल, कौन सी जगह है? इंद्राकोल से लेकर कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर। कितनी? 3214 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व गौर माता से लेकर तिब्बत तक 2933 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। कितनी? 2933 किलोमीटर। यहाँ पर जो जगह पड़ती है वो है गौर माता, और इधर है तिब्बत। ये सारे पॉइंट है, पूर्व, पश्चिम और उत्तर और दक्षिण। इंद्राकोल उत्तर में, दक्षिण में कन्याकुमारी, पश्चिम में गौर माता और तिब्बत। 2933 किलोमीटर है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में, 3214 किलोमीटर है इंद्राकोल से कन्याकुमारी, यानी लद्दाख से। इंद्राकोल अभी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखो, भारत की अगर अक्षांशीय स्थिति से देखें, अक्षांशीय दृष्टि से, भारत को अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो ये है उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में भाई? उत्तरी गोलार्ध में। और भारत को देशांतरीय दृष्टि से देखें, कौन सी दृष्टि से? देशांतरीय दृष्टि से, ये है पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। और ग्लोब में अगर भारत को देखें, ग्लोब में, तो ये पूर्णतः उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भूमध्य रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। ग्लोब में कहाँ है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। एशिया महाद्वीप में अगर भारत को देखें तो दक्षिणी मध्य में। कहाँ पे है? एशिया के दक्षिण मध्य में। ये भारत की अवस्थिति है। अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में, और ग्लोब में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, और एशिया में दक्षिणी मध्य में। ये भारत की अवस्थिति अपने को देखने को मिलती है। देखो, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है? पहले ये देखते हैं। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व में क्षेत्रफल में 2.43% है। कितना? 2.43% विश्व में क्षेत्रफल में भारत का स्थान रखता है। और विश्व में इसका जो स्थान है वो है 7वां। कौन सा स्थान है? 7वां क्षेत्रफल। इससे बड़े देश है रूस,
कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। और 7वां स्थान किसका है? भारत का। और 8वां है अर्जेंटीना का, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। और 7वां स्थान अपना इसका है, विश्व में 7। और जनसंख्या में पहला स्थान, जनसंख्या में कौन सा स्थान है? वर्तमान में पहले 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा था और 121 करोड़ जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार। तो विश्व की कितनी थी? 17.5%। ठीक है। सघन जनसंख्या होने के कारण संसाधनों पर भी दबाव बढ़ रहा है। आगे देखते हैं, आगे भारत के बारे में आगे और चर्चा करते हैं। इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो 7 पड़ोसी देश है। भारत के कितने पड़ोसी देश है? 7। इधर चीन, चलो मैप दोबारा थोड़ा कोशिश करते हैं। इधर है चीन, इधर है अफगानिस्तान। कौन सा देश? अफगानिस्तान। इधर है पाकिस्तान, इधर है बांग्लादेश और इधर है म्यांमार, मियांमार। कौन सा मार? मियांमार। और इधर है भूटान और ये है नेपाल। ये 7 पड़ोसी देश, 2 3 5 और 7। और इधर जो लगता है वो श्रीलंका, जली। अब इधर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को बोलते हैं पीओके। क्या बोलते हैं? पीओके। और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी। और इस क्षेत्र को बोलते हैं एक्साइड चेन। ये सॉरी ये वाला क्षेत्र इसको बोलते हैं एक्साइड चेन। क्या बोलते हैं? एक्साइड चेन। यानी भारत और चीन के बीच में 1962 में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के दौरान चीन ने इस एक्साइड चेन पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। उसके बाद भी इसी के अधीन एक्साइड चेन, ये पीओके। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये सीमा है इसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, जो 17 अगस्त 1947 को निर्धारण की गई थी सर रेड क्लिफ द्वारा। और भारत और बांग्लादेश के बीच में भी जो सीमा है इसको भी बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा।